Welcome to lecture 2-2. In this lecture, we are going to cover a topic Hooke's Law. Hooke's Law पे जाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल assumptions बताना चाहूँगा Hooke's Law से रिलेटेड। और सबसे पहली assumption जो है वो इस तरह से है कि केमिकल कंपोजिशन जो है इट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट। जो भी मटेरियल है आपका उसकी केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होनी चाहिए और देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द लोडिंग। जब आप मटेरियल के ऊपर लोडिंग अप्लाई करेंगे तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड सरफेस शुड बी परफेक्टली स्मूथ। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, इसको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली स्ट्रेस आप सबको पता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इट्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। लेट्स से कि ये मेरे पास एक प्रिज्मेट्रिक बार है जिसके ऊपर मैं फोर्स P जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरे पास उसका एक एरिया है A। सो प्रिज्मेट्रिक बार जो है वो बार होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट देयर लेंथ और यू कैन सी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस जो है वो कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली जब आप मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेटनेस है सरफेस की वो स्ट्रेट नहीं होती, उसमें कुछ इस तरह से एजेस होते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखें तो जहाँ जहाँ पे भी आपके स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से मतलब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा वहाँ पे आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही जस्ट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द एरिया। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खुद मतलब उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसका डिज़ाइन में आप अपने एरिया को इस तरह से कम करते हैं तो वहाँ पे जो सिग्मा है वो मैक्सिमम होगा। तो जब हम हुड्स लॉ की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने ये अजम्पशन ली है कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है इट शुड बी नॉट प्रेजेंट देयर, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड सरफेस जो है इट शुड बी परफेक्टली स्मूथ। एंड लास्ट मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, मटेरियल डिफॉर्म हो सकता हो। ये चार मेन अजम्पशन है हुड्स लॉ की वैलिडिटी के लिए। So we can note in the last lecture that the strain diagram for the most engineering material shows the linear relationship between the stress and strain within the elastic region. So we can say as increase in stress cause a proportional increase in strain, and this fact is discovered by the Robert Hooks in 1976 using the spring experiment and is known as the Hooke's law. So stress is basically directly proportional to strain according to the Hooke's law, and after resolving the situation into equalities, so stress is equal to E times strain. E is basically the constant of proportionality, and we can say it's a modulus of elasticity or a Young modulus। और इसको जो ड्राइव किया था बाद में उसका नाम था साइंटिस्ट था थॉमस यंग, 1870 के अंदर उसने इसको जो है इजाद किया था। सो ई के जो यूनिट है वो सेम होंगे जो आपके स्ट्रेस के यूनिट्स होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन जो है हमारे पास डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेन होती है वो मैयर होती है डिफॉर्मेशन की, मतलब इट्स अ मैयर ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड स्ट्रेस वी कैन नॉट बी मैयर। स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कंस्टिट्यूटेड इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। मतलब इसका ये है कि स्ट्रेस जो है आपके पास फंक्शन है स्ट्रेन का, ठीक है। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की इस नतीजे में जो डायग्राम बनती है इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो हम डायग्राम बनाते हैं इसको हम फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। तो हमें पता है कि y जो है वो mx प्लस सी के बराबर है और इसका ये हमारे पास चार्ट है जिसके अंदर जो m है इसका वो मोड है और ये हमारे पास c जो है कांस्टेंट है और ये हमारे पास लीनियरिटी की लाइन है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है की वैल्यू। So we can say as stress is basically a function of strain. So stress is basically E time strain
और सी जो है वो हमारे पास 0 है। सो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर हमारी लीनियर इलास्टिक मटेरियल की लाइन ड्रा हो रही, वो 0 से ड्रा हो रही, और जो ई है वो हमारे पास यंग मॉडुलस होगा। और ये जो ए पॉइंट है ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये वो पॉइंट है और जहाँ तक मटेरियल फॉलो करता है हुड्स लॉ को। सो अ पॉइंट ऑफ अ स्टेट अप टू विच मटेरियल फॉलोज द हुड लॉ। ठीक है, तो ये जो लिमिट है आपकी बेसिकली इलास्टिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल की, ये वो पॉइंट है जिस तक आपका हुड्स लॉ को फॉलो किया जाएगा वो मटेरियल के अंदर जिसको आप अंडर द ऑब्जर्वेशन मतलब स्टडी कर रहे हैं। So Young modulus will be the slope of the stress strain diagram. तो चलें बात करते हैं Young modulus की a little bit more. So let's say we can say जो E है वो हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब जब आपके पास ये इक्वेशन थी स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम स्ट्रेन, तो जब आप ई को साइड पे कर देंगे एक दूसरी तरफ ले आएंगे तो आपके पास स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी जब आप स्ट्रेन को इससे नीचे डिवाइड कर देंगे। लेट्स से कि हम यहाँ पे दो मटेरियल लेते हैं, एक मटेरियल का यंग मॉडुलस E1 है और एक मटेरियल का यंग मॉडुलस E2 है। जब हम इनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करते हैं उसके अंदर जब हम इनका इलास्टिक लिमिट तक जब हम इसको ड्रा करते हैं तो उस सूरत में ये हमारे पास मटेरियल ए की जो स्ट्रेट लाइन है वो आएगी और इसी तरीके से ये मटेरियल बी की हमारे पास लाइन आएगी, क्योंकि दोनों मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस सेम है। मतलब जो पॉइंट ए है इसको जब आप स्ट्रेस पे ड्रा करें तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो स्ट्रेस 1 है, और मटेरियल बी के ऊपर भी चूंकि इक्वल स्ट्रेस लग रही है तो वो भी यहाँ पे स्ट्रेस 1 हो रही है। और जब आप इसको डाउनवर्ड फॉल करेंगे स्ट्रेन के ऊपर तो ये हमारे पास दो स्ट्रेन की वैल्यूज आ जाएंगी E1 एंड E2। सो अब आप देखें कि जो एरिया अंडर द कर्व है इस ए रीजन के अंदर वो कम है एज कंपेयर टू दिस, और वी कैन से कि जिस मॉडुलस अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका E2 का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ए। सो जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा है स्ट्रेन 1 का। सो वी कैन से कि जो आपका मटेरियल ए है उस वो ज़्यादा रिजिड है, मतलब कि वो स्टिफ है ज़्यादा। जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा जो है डक्टिलिटी को शो नहीं कर पाएगा, मतलब ज़्यादा वो उसके अंदर जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जो एलोंगेशन चेंज हो रही मटेरियल की लेंथ में वो बहुत कम हो रही, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि जो मटेरियल बी है इसके ऊपर आपको कम फोर्स के साथ ही मटेरियल जो है ज़्यादा आपको डिफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मटेरियल ज़्यादा डिफॉर्म होगा एज कम्पेयर टू मटेरियल ए। So we can say Young modulus is a measure of stiffness. That concludes our today lecture. Thank you.